Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'm going to take one short revision session of ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है, और ये रिवीजन किसके थ्रू हो रहा होगा? लास्ट 10 ईयर्स PYQ ऑफ नीट. ठीक है, पिछले 10 साल के PYQ के माध्यम से हम लोग ये पूरा चैप्टर है ना रिकॉल कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे. ठीक है, 2024 और 2025 का PYQ मैंने लेक्चर कराते समय ही करा दिया था. एक और ख़ास बात, जिन लोगों ने मेरा लेक्चर देखा है उन्हें पता होगा कि उस लेक्चर में दो बातें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब मिस कर दिया है बताते हुए. ठीक है, पहली बात तो आप कह सकते हो स्लिप ऑफ द टंग हुआ था. ठीक है, मतलब मैंने एक चार्ट बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है वो 28 दिनों का होता है. जनरली मैंने लेकर के माना था. ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है 28 दिन, तो मैं भी लेकर के चल रहा हूँ 28 दिनों तक का. ठीक है, 28 डेज तक का आपका होता है मेंस्ट्रुअल, है ना, मेंस्ट्रुएशन पीरियड. ठीक है, 28 दिनों का जनरली, कुछ में ज़्यादा हो सकता है, कुछ में कम भी हो सकता है. ठीक है, एवरेज 28 दिनों का होता है. ठीक है, इनमें आखिरी का 14 दिन आपको पता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है. लास्ट 14 डेज, लास्ट 14 डेज कौन सा होता है आपका? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज होता है. कौन सा फेज? पोस्ट ओव्यूलेटरी, यानी ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज. ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद गिन के 14 दिन तक का ये फेज होता है. हर फीमेल में 14 दिन का ही होता है. फिक्स्ड है ये नंबर. ठीक है, ये 14 दिन फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड है. तो बाकी बचा 14 दिन, 28 दिन का आपने लिया था सर, बाकी बचा 14 दिन. बाकी बचे के 14 डेज में मैंने लेक्चर में बता दिया था कि वो प्री ओव्यूलेटरी फेज है. ठीक है, बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना 3 फेज होते हैं. पहला आता है ब्लीडिंग फेज, फिर आता है प्री ओव्यूलेटरी फेज यानी ओव्यूलेशन से पहले वाला फेज, या फिर प्रोलिफरेटिव फेज भी इसी को बोलते हैं. ठीक है, तो बाकी के बचे हुए 14 दिन में ना आपका प्री ओव्यूलेटरी फेज भी आएगा प्लस ब्लीडिंग फेज भी आता है. तो इनमें कौन कौन से आएगा? इस पहले है ना, पहले 14 दिन में आपका पहले आएगा ब्लीडिंग फेज, जो कि जनरली 3 से 4 दिनों का होता है. ब्लीडिंग फेज आएगा, और फिर आपका कौन सा आएगा? प्री ओव्यूलेटरी फेज, जो कि मान के चलिए कि 10 दिनों के आसपास का होगा. अगर आपका साइकिल 28 दिन का है तो प्री ओव्यूलेटरी फेज. अब मान लो किसी फीमेल में ये 30 दिन का है, तो ये तो 14 दिन का ही होगा, ये हो जाएगा 16 दिन का. ये मान लो 35 दिन का है, तो ये तो 14 दिन का ही होगा, ये हो जाएगा 21 दिनों का. इस 21 दिन में का ब्लीडिंग फेज 4 से 5 दिन मान लो, बाकी का बचा 16 दिन का, ये मान लो. ठीक है, प्री ओव्यूलेटरी फेज. ठीक है, तो मैंने लेक्चर में केवल ये बताया था, एक्चुअल में दोनों ही इंक्लूड होंगे, कॉमन सेंस की बात है. ठीक है ना, स्लिप ऑफ द माइंड नहीं. मैंने उस समय जो मेरा मेन पर्पस था बताने का, वो पर्पस ये था कि ये फिक्स्ड होता है. तो अगर 28 दिन का है तो 14 दिन का ये है, तो बाकी 14 दिन ये दोनों. अगर 30 दिन का है तो 14 दिन का ये, 16 दिन में ये दोनों. अगर 35 दिन का है तो 14 दिन का ये, बाकी 21 दिनों में ये दोनों. क्लियर है? ये तो छोटी सी बात थी. दूसरा जो मतलब स्लिप ऑफ द टंग, कि आप स्लिप ऑफ द माइंड बोलो, है ना, मतलब मैंने बोला है कि आपका जो जाइगोट होता है वो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, मैंने लेक्चर में बोल दिया है. ठीक है, अब पता नहीं मतलब जो भी मुंह से निकल गया या जो भी हो. ठीक है, लेकिन हमें सबको पता है, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं भैया, सेल साइकिल सेल डिवीजन में मैंने खुद ही बोला था, मैंने ही बोला था कि जाइगोट सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है. प्रॉपर अच्छे से समझाया था, प्रॉपर डिवीजन समझाया था सेल साइकिल सेल डिवीजन में, है ना. लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव चैप्टर पढ़ाते समय, रिप्रोडक्शन पढ़ाते समय, है ना, जो भी कह सकते हैं, स्लिप ऑफ द माइंड कह लो आप, प्रॉपर दिमाग से ही उतर गया था, है ना. जाइगोट जो आपका होता है ना, वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, क्या होता है ये हमारा होता है सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर. इसको थोड़ा पतला करो यार, बहुत मोटा है. जाइगोट जो हमारा वो क्या है? सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, मैंने देखो ये सारी बातें पिछले लेक्चर में भी बताया है, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग केवल लेक्चर देखते हैं और PYQ का लेक्चर देखेंगे. ठीक है, या फिर कुछ लोग तो केवल 1 शॉट लेक्चर देखते हैं. तो मैं अगले लेक्चर में भी बताऊंगा जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाऊंगा कि भैया मुझसे गलती हो गई है, ताकि किसी भी बच्चे को नुकसान ना हो. जो मेरा वीडियो रेगुलर देखता है भैया, है ना, अगर आप केवल 1 शॉट लेक्चर देखते हैं तो भी नुकसान ना हो, इसलिए मैं आगे भी बताऊंगा कि मुझसे गलती हुई है. कमेंट सेक्शन में मैंने लिख के बताया था, बट स्टिल वीडियो में भी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, तो ध्यान से सुनेंगे. जाइगोट हमारा सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है. सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है ये. डिप्लॉयड मतलब 2n. ठीक है, कहाँ पाया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब, है ना. फैलोपियन ट्यूब में ही आपको पता है फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो आपका जो
स्पर्म है और जो ह्यूमन एग है, फीमेल का जो एग है, फर्टिलाइज करेगा और कंबाइन होकर के एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है। अब मैंने जब लेक्चर में बोला ना कि जाइगोट 2 सेल्ड का होता है, तो कुछ बच्चों ने मुझे बोला, कुछ डाउट वगैरह पूछने आते हैं, उन्होंने बोला सर आपने सही बोला है। मैंने कहा अच्छा, मुझे डिफेंस करने आए थे, बेसिकली खुश करने आए थे। सुनो बात सुनो, क्या बोला था सर आपने सही बोला। मैंने बोला अच्छा कैसे, मुझे बताओ। उन्होंने बोला देखो सर, स्पर्म सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। मैंने कहा ठीक बात है। ओवम सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। मैंने कहा ठीक बात है। तो जब स्पर्म और ओवम दोनों सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर हैं, दोनों मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। मैंने कहा ठीक बात है। तो जब 2 सिंगल सेल स्ट्रक्चर मिल रहे हैं तो जो बनेगा वो 2 सेल का ही तो बनेगा ना। मैंने कहा देखो लॉजिक तो आपने लगाया लेकिन यहाँ काम ये करता नहीं है। ठीक है, 2 सेल स्ट्रक्चर मिल रहे हैं लेकिन मिल करके वो मुख्य रूप से एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक सेल का ही स्ट्रक्चर बनता है कंबाइंड होकर के, एंड दैट सिंगुलर सेल स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, जाइगोट। जाइगोट आपका सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर ही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बेचारा खुश करने आया था, खैर कोई बात नहीं, है ना, लेकिन सीख के गया ना, वो भूलेगा नहीं कभी जिंदगी में, है ना। चलिए भैया, तो जाइगोट के बाद क्या बनेगा हमें पता है, मोरुला बनता है ना। एनसीईआरटी की अगर बात करें तो मोरुला बनेगा जो कि 8 से 16 सेल का स्ट्रक्चर होता है। मोरुला के बाद ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला भी बनता है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैंने बताया है, गैस्ट्रुला भी बनेगा। ठीक है, और ब्लास्टुला ही ब्लास्टोसिस जिसको बोल देंगे, यही आपका अटैच होगा एंडोमेट्रियम के वॉल से। क्लियर है यहाँ तक। ये भी आपका फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, ये आपका यूटरस में होता है, यूटरिन कैविटी में होता है, अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद गैस्ट्रुला में आपके जो इनर सेल मास हैं वो एम्ब्रियोनिक लेयर का डेवलपमेंट करेंगे, और ट्रोफोब्लास्ट तो अटैच होने में हेल्प करता है। क्लियर है ये सारी बातें। ये आपका 8 से 16 सेल वाला होता है, 8 से 16 सेल। ये आपका 32 सेल। ठीक है, और आगे उससे बढ़ते जाएगा, मोर देन 32 सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, इसको जाइगोट ही बोलेंगे, जाइगोट ही बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका है ना फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड है। ठीक है, इसके चारों ओर मैं आपको जोना पेलुसिडा का लेयर बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका जाइगोट हो गया जिसके अंदर आप एक सिंगल सेल देख रहे होगे। ठीक है, ये डिवाइड करेगा आगे चल करके, क्लीवेज करेगा, सीधी सी बात है, क्लीवेज हो रहा होगा, है ना, यहाँ पे क्लीवेज चल रहा है ना। ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी, यहाँ पे भी बता दिया है। ठीक है, कि 2 छोटी सी गलती, इसको तो गलती मतलब ये ब्लंडर है, छोटी गलती नहीं है, ये मुझसे ही हुई है, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दिया है। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी क्लैरिफिकेशन दिया था। तो जब भी आपको लेक्चर देखते समय, किसी का भी लेक्चर देखते समय कहीं पे भी डाउट आ जाए ना, एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लिया करें, है ना। जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो पिन हुआ मिलेगा उस लेक्चर में, मेरा ही नहीं किसी का भी लेक्चर हो। बहुत सारे लोगों के लेक्चर में थोड़ी बहुत गलतियां आ जाती हैं, तो वो लोग बता देते हैं कि भैया यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर हो गया था, आप देख लेना, माइंड मत करना। ठीक है, और ख़ास बात ये, जिन्होंने मुझे बताया ना, काफ़ी अच्छे से और विनम्रता से बताया, ये नहीं कि हाँ देखो पढ़ाने आए हैं गलती कर दी है सर, क्या पढ़ा रहे हो आप, ऐसे नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर विनम्रता से, है ना, रिस्पेक्ट के साथ बताना होता है कि हाँ यहाँ पे सर आपसे मिस हो गया था। ठीक है, ऐसा बोलना है ना, तो अच्छा लगता है सुनने में। चलो भैया आगे बढ़ें। मिस हो जाता है यार, ह्यूमन एरर, है ना, स्लिप ऑफ द माइंड, है ना। 8 घंटे का लेक्चर था, बताओ, मतलब 8 घंटे आपने कंटिन्यूस अगर लेक्चर देखा है 8 घंटे, है ना, उसी पेस पे, 2x पे नहीं, ठीक है, तो समझ में आता है कि 8 घंटे लगातार बैठना कितना डिफिकल्ट है। मैं खड़े होके पढ़ा रहा था। खैर चलो भैया, ये हो गया। ठीक है, क्लैरिफिकेशन मेरा, है ना, क्लैरिटी मिल गई। अब जाइगोट हमारा सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। क्लियर है, कॉमन सेंस वाली बात है भैया। ठीक है, चलिए, है ना, तो जो जिन लोगों ने माइंड किया था भैया, यहाँ पे बता दिया है। अब PYQ है, तो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी से, क्विक। हो गया सॉल्व, मैं कराऊं? आइए भैया, क्या है सवाल। द मेन फंक्शन ऑफ मैमिलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। कॉर्पस ल्यूटियम का मेन काम क्या होता है भैया? एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। ये ठीक बात है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। प्रेग्नेंट फीमेल की बात चल रही है, किसकी? प्रेग्नेंट फीमेल की। ठीक है, हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH स्टिमुलेट्स द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को थिक ये थोड़ी बनाते हैं,
एक तरह से कह सकते हो, बट एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन का काम है थिकनिंग करना। हाई लेवल ऑफ एफएसएस एंड एलएसएस फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये ठीक बात है ना। हाई लेवल ऑफ एचसीजी, फीमेल जैसे ही प्रेग्नेंट होती है तो एचसीजी आने लगता है और ये स्टिमुलेट करता है कि भैया एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनते रहो, क्योंकि जरूरी है एंडोमेट्रियम के वाल को बनाए रखना। ठीक है, एचसीजी इज नोन एज, सॉरी, प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, और एचसीजी केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे ही निकलता है। ठीक है, तो एचसीजी भैया स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा भैया सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैपेसिटेशन रेफर्स टू द चेंज इन द, कैपेसिटेशन किस में होता है? ओवम, ओवम में तो चेंज, स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं भैया, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे ही स्पर्म आपका है ना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंटर करेगा वेजाइना में, तभी कैपेसिटेशन हो जाता है। तो स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो तब होगा ना जब फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा, उससे पहले इसको है ना कैपेसिटाइज करना है, तो कैपेसिटेशन हो जाएगा। हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस, माँ के गर्भ को सर्जरी के तौर पे निकाल देना, सर्जरी के माध्यम से निकाल देना, है ना, सर्जरी करके निकाल देना माँ के गर्भ को, दैट प्रोसेस इज नोन एज हिस्टेरेक्टोमी, या फिर यूटेरस को निकाल देना। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, डिप्लॉयड की बात चल रही है, यानी 2n कौन सा स्ट्रक्चर है खोजना है। 2n कौन होगा? स्पर्मेटिड आपका n होता है, स्पर्मेटोगोनिया आपका 2n हो जाएगा। सेकेंडरी पोलर बॉडी ये भी आपका हैप्लॉयड होगा, प्राइमरी पोलर बॉडी ये भी हैप्लॉयड ही होगा, किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, क्लियर है सभी लोगों को? चलिए भैया अगला सवाल करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये PYQ है, बस जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस, कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है पार्चुरेशन के टाइम पे, उसके इनिशियल टाइम पे? सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड, प्रोलैक्टिन का निकलना क्या मतलब है? पार्चुरेशन के टाइम में प्रोलैक्टिन क्यों आएगा? रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ये पार्चुरेशन के इनिशिएशन यानी बच्चा के डिलीवरी के टाइम पे प्रोलैक्टिन का कोई काम ही नहीं है, ये तो मिल्क फॉर्म करेगा ना, तो इसका कोई रोल नहीं है, पार्चुरेशन में कोई रोल नहीं है प्रोलैक्टिन का। ठीक है, बाकी सबका कुछ ना कुछ काम होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर टू एज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं? जब आपका इम्प्लांटेशन यूटेरस को छोड़ के कहीं और हो जाए, तो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन द यूटेरस, यूटेरस को छोड़कर यानी अगर फेलोपियन ट्यूब में हो गया तो उसको बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और भैया काफ़ी दिक्कत हो जाती है अगर वो हो जाए तो, है ना, सर्जरी करना मतलब एकमात्र ऑप्शन बचता है उसके बाद। हाँ, सर्जरी करके ही फिर ठीक किया जाएगा, बच्चा निकाला जाएगा। कई बार तो बच्चा ठीक से डेवलप भी नहीं कर पाता, तो वो अलग फंडा है, मतलब अलग ही प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे बढ़ें तो भैया एकदम बढ़िया से, है ना, एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है कि सब बढ़िया काम करे, हर एक ऑर्गन वगैरह फीमेल की, जब आप बच्चे प्लान करो तो। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल, कौन सा इवेंट एसोसिएटेड नहीं है ओव्यूलेशन से? एलएस तो बढ़ेगा, डिक्रीज इन एस्ट्राडियोल, इसका क्या मतलब है? फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल होता है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, ये सारे ओव्यूलेशन के टाइम पे होते हैं, ये नहीं देखने को मिलता ओव्यूलेशन के टाइम पे। इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अनटिल, जब तक आपका फर्टिलाइजेशन नहीं, मतलब जब स्पर्म एंटर कर जाता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, स्पर्म एंटर कहाँ करता है? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं, ओवम में एंटर कर स्टार्ट हो जाता है, एंट्री स्टार्ट हो जाती है, यानी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है आप कह सकते हो। ठीक है, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर, आपका जो जोना पेलुसिडा होता है ना वो ए सेलुलर होता है। ठीक है, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा वो सेलुलर होता है। आगे बढ़ें, चलिए, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, फर्टिलाइजेशन फिजिबल कब होगा? तभी होगा जब फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म दोनों एक साथ प्रेजेंट रहें, तभी पॉसिबल होगा प्रेगनेंसी, सीधी सी बात है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल होगा। द ओवम एंड स्पर्म्स ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, वेजाइना में ट्रांसफर करके क्या होगा? ठीक है, सेकंड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
FSH stimulates the Sertoli cells which help in spermiogenesis. ये तो ठीक बात है, अच्छा गलत बात खोजना है ना, हाँ ठीक है. एलिस ट्रिगर्स ओवुलेशन इन ओवरी, ठीक बात है. एलिस एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग, नहीं भैया इंक्रीज करते हैं फॉलिकुलर फेज पे. एलएच और एफएसएच इंक्रीज करेंगे ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, यानी प्री ओवुलेटरी फेज में ये दोनों इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली. यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं. किसको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, मतलब इतने आसान आसान सवाल हैं, इसमें भी डाउट आ रहा है तो फिर क्या मतलब है. ठीक है भैया. चेंजेज इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ, देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही कंट्रोल करते हैं. अगेन नॉट इन द एनसीईआरटी, पहले है ना, बहुत पहले का सवाल है तो है ना, 15-16 का सवाल है, कोई बात नहीं. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ही कंट्रोल करते हैं GnRH के पल्स फ्रीक्वेंसी को, उस बात का ध्यान रखेंगे. ठीक है भैया. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन, इनहिबिन से रिलेटेड सही बातें खोजनी है. इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ LH, FSH एंड प्रोलेक्टिन, जनरली FSH को इनहिबिट करता है. खैर इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH, ये ठीक लग रहा है. इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ LH, नहीं, मुख्य रूप से ये FSH को ही इनहिबिट करता है, तो ये वाला ऑप्शन चला जाएगा आंसर. क्लियर है? करेक्ट बातें खोजनी थी तो सही बातें खोज रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़े ना. यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? होना ही चाहिए. ठीक है, बहुत जल्दी तो नहीं हो गया, आराम आराम से चल रहे हैं. बहुत लोग बोलते हैं सर बहुत जल्दी हो गया, 10 मिनट में PYQ कौन कराता है, पिछले 10 साल की PYQ 10 मिनट में, ये कौन सी बात हुई. कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा खींच लेंगे. अब वैसे भी थोड़ा सा बताया था स्टार्टिंग में, तो लंबा हो ही जाएगा. ठीक है, वैसे भी 50 हैं तो मेरे ख्याल से 20-25 मिनट का ये लेक्चर होना ही चाहिए. ठीक है, खैर चलो आगे बढ़ो, जल्दी से बढ़े. चलिए भैया देखते हैं अगला सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म. रेटेड टेस्टिस के बाद वास डिफरेंस, फिर वासा, ये तो गलत हो गया. एफरेंट डक्ट, रेट, ये भी गलत हो गया. रेटेड टेस्टिस के बाद जाएगा एफरेंट डक्टल्स. देखो एफरेंट डक्टल्स का मतलब होता है वासा एफरेंसिया, है ना, वासा एफरेंसिया. बेसिकली ये भी है ना, वासा एफरेंसिया हो गया, तो एफरेंट डक्ट बोल देते हैं उसी को, एफरेंसिया के डक्ट हो गए. ठीक है, तो रेटेड टेस्टिस के बाद जाएगा वासा एफरेंसिया नहीं इसमें, उसके बाद एपिडिडाइमिस में, फिर वास डिफरेंस में, तो ये हो जाएगा आंसर. ठीक है, हाँ आपको कुछ कुछ में पता चल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पहले से टिक किया हुआ था. ऑब्वियस सी बात है, मैंने जहाँ से क्वेश्चंस मंगाया है उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. मैंने बोला कि भाई यार इरेज करके दे दे, है ना, नहीं तो फिर क्या ही मतलब है कराने का. उसने इरेज किया, अब हो सकता है पेंसिल की क्वालिटी बहुत अच्छी रही होगी, है ना, इसलिए मिटा नहीं ढंग से, या फिर इरेजर की क्वालिटी ख़राब रही होगी, जो भी रीजन्स हो, है ना. कहीं कहीं पे आपको पता लग जाए कि अरे भैया ये तो ऑप्शन पहले से टिक है, कोई बात नहीं, है ना, पता होना चाहिए कि हाँ क्यों सही है वो. मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, आ जाओ भैया मैच कराते हैं. मॉन्स प्यूबिस हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ए का थर्ड. क्या बात है भाई साहब, 3-3 ऑप्शन है तो ये नहीं होगा. एंट्रम हमारा क्या है, ग्राफियन फॉलिकल में देखने को मिलेगा, तो बी का फोर्थ. भाई साहब 3-3 ऑप्शन है, गजब. ट्रोफोएक्टोडर्म, नेवन करना आपको बोलते हैं, वो स्पाइरली अरेंज्ड है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को, तो वो तो स्पर्म में पाया जाएगा, तो डी का सेकंड किसमें है, डी का सेकंड इसमें है, तो फोर्थ विल बी द आंसर. ट्रोफोएक्टोडर्म किसमें हो जाएगा भैया, सी का सेकंड है, सॉरी सी का, एक सेकंड, सी का फर्स्ट है ना, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में देखने को मिला. अच्छा ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोएक्टोडर्म है ना, खैर कोई बात नहीं. चलो अगला. सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन ये रिलीज करता है, प्लेसेंटा करता है, सीधी सी बात है. 2017 का सवाल. कैपेसिटेशन कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी वेजाइना में होता है कैपेसिटेशन. देख रहे हो भैया, है ना, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी पूछा गया है ना, मेरे लेक्चर में था ये सारी बातें, है ना. अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, कौन होता है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, कॉर्पस लुटियम को बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन वगैरह सिक्रेट करता है, ये बेसिकली प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रेट करता है, मामूली बात नहीं है ना. GnRH, अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड
इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन, ये किस पे एक्ट करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और एलएच और एफएसएच को सिक्रेट कराने का काम करता है, सीधी सी बात है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा के द्वारा कौन सिक्रेट किया जाता है, तो लगभग सारी चीज़ें सिक्रेट की जाती हैं। HCG भी होता है, HPL भी होता है, प्रोलैक्टिन नहीं होता। HCG HPL रिलैक्सिन ऑक्सीटोसिन नहीं, ये भी ठीक नहीं लग रहा। HCG HPL, हाँ ये ठीक है, HCG HPL प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ये सारा प्लेसेंटा रिलीज करता है, ठीक है। चलो, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड का स्पर्म में बनना, और स्पर्मिएशन क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आना स्पर्म का बेसिकली, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स आर फाउंड, ये तो गलत बात है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड वाइल इन स्पर्मिएशन, गलत बात है। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज्ड, गलत बात है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द, ये भी कह सकते हो, सर्टोली सेल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज हो जाना, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाना, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो हो गया भैया, दोनों में अंतर पता चल गया। नेक्स्ट, द एमनियोन ऑफ मैमिलियन एम्ब्रियो इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, मैंने बता रखा है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। टेस्टिस के बाद एपिडाइमिस में, फिर भासा एफरेंसिया तो पहले आना चाहिए ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटे टेस्टिस, फिर भासा एफरेंसिया, फिर एपिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। क्या बात है, बिल्कुल परफेक्ट, कुछ भी नहीं छोड़ा इसने तो, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बाकी गलत ही होंगे। एक्सट्रसन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स, तो सेकंड पोलर बॉडी कब बनता है, जब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, यानी आफ्टर एंट्री ऑफ ए स्पर्म बट बिफोर completion of fertilization. No new follicles develop in the luteal phase of the menstrual cycle because कोई नया follicle नहीं बनता है luteal phase में, क्योंकि follicles do not remain in the ovary after ovulation, नहीं भैया। FSH levels are high in the luteal phase, LH levels are high in the luteal phase, both FSH and LH levels are low in the luteal phase, दोनों पीक पे जाने के बाद लो हो जाते हैं, FSH और LH दोनों नीचे हो जाते हैं भैया। एफएसएच और एलएच दोनों लो होंगे तभी तो फॉलिकल्स नहीं बनेगा। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या आप खुद सोचो, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल्स को बनाने में स्टिमुलेट करेगा। तो एफएसएच अगर ज़्यादा होगा तो फॉलिकल्स बनने लगेंगे ना, कम होता है इसलिए नहीं बनता, और एलएच भी कम होगा, ठीक है, क्योंकि एफएसएच एलएच दोनों कहाँ से आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें। हाँ जी, क्लियर होना ही चाहिए, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, तो एलएच बढ़ेगा तो ये होगा, एफएसएच कम होने से ये होगा, चांस ही नहीं है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन बढ़ता है, केवल एस्ट्रोजन बढ़ता है तो पॉजिटिव फीडबैक देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा तो एफएसएच एलएच दोनों सर्ज करेंगे। तो एलएच सर्ज के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था, एस्ट्रोजन, तो यहाँ पे एलएच सर्ज नहीं है तो उसका रीजन खोज लेते हैं, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन आंसर चला जाएगा। जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा है, मैंने अभी क्या बोला समझ में आ गया होगा। नॉर्मल लोगों को पता होता है कि ओव्यूलेशन कौन कराता है, एलएच का जब सर्च होता है, यानी एलएच कराता है बेसिकली, जब एलएच सर्च करेगा। एलएच सर्च कौन कराता है, एस्ट्रोजन कराता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। प्लेसेंटा कहाँ मैच करा दें, हाँ एचसीजी रिलीज करेगा, ठीक है, ए का सेकंड, एक ही ऑप्शन है, ए का सेकंड, चलो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए इसमें तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, देखो भैया सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विथ एन ओवम, हाँ फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही होता है सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट, यानी सेकेंडरी oocyte का है ना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट, ठीक है।
इन ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 वीक्स मतलब 3 महीने, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड, क्या क्या देखने को मिल जाएगा? तो मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, ये ज़्यादा सही स्टेटमेंट है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई डाउट जरा सा भी नहीं होना चाहिए भैया, है ना? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स चुनना है। प्राइमरी oocyte आपका डिप्लॉयड हो जाएगा, ये तो प्राइमरी oocyte है ना, हाँ डिप्लॉयड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लॉयड, ओवम भी हैप्लॉयड, तो यही ठीक लग रहा है मुझे। तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड, प्राइमरी ये भी डिप्लॉयड। मैच द कॉलम, मैच करना है भैया। आइए, ओवरी, प्लेसेंटा, कॉर्पस लूटियम, लेडिक सेल्स, ठीक है। लेडिक सेल्स आपका एंड्रोजन बनाएंगी, तो डी का थर्ड एक ही ऑप्शन में है। क्या बात है, देख रहे हो, एक ही ऑप्शन खोजे मैच कर गया। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा सभी लोगों को। हाँ जी, रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जोना पेलुसिडा पे ही प्रेजेंट होते हैं। ZP3 जिसको बोलते हैं वही पहचान करता है कि भाई ह्यूमन का ही तो स्पर्म है ना, तभी एंट्री देगा, ऐसे ही किसी को नहीं दे देता है ना? हाँ जी। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्च्यूरेशन इन ह्यूमंस? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। तो सवाल फिर से रिपीट हो गया, पहले भी आया था ना। प्रोलैक्टिन का रिलीज होना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। देख रहे हो भैया, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस नीट में, पहले भी हुआ था। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन? रिलैक्सिन कौन सिक्रेट करता है? कॉर्पस लूटियम यानी ओवरी सिक्रेट करता है बेसिकली। ये हमारा स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड का स्पर्म में बनना, तो सी से डी का ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है भैया, ठीक है। स्टेटमेंट 1, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, सही बात है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, गलत बात है। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis? क्या बात है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू होनी चाहिए, oogenesis के लिए गलत होना चाहिए। क्या बात है भैया, चलो। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, दोनों के लिए सही बात है ये। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। डिफरेंशिएशन तो केवल स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है, स्पर्मेटिड का स्पर्म में बनना। ठीक है, तो ये केवल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है, oogenesis के लिए गलत है, तो एक तो मिल गया मुझे। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल एक सेकंड। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। मियोसिस कंटिन्यूअसली होते ही रहता है, ठीक है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल, ये secreted, it is controlled by the luteinizing hormone and follicle stimulating hormone secreted by the anterior pituitary. It is initiated at the puberty, ये भी गलत है भैया। ठीक है, it is initiated at puberty, हाँ। B, C और E, कौन सा? B, C and E will be the answer। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को, है ना? वो बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी लिखा हुआ है, पोस्टीरियर होना चाहिए था, है ना? हाँ, तो वो गलत हो गया ऐसे ही। आगे बढ़े, किसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड? oogenesis कब इनिशिएट होता है भैया? ये तो शुरू हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही, है ना? oogenesis की बात हो रही है। अरेंज द फॉलोइंग, नीट 2022 का सवाल है, नीट 2022 का सवाल है, ठीक है।
अरेंज द फॉलोइंग मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ठीक बात है, करेक्ट सीक्वेंस में लाना है। तो सबसे पहले मुझे लगता है इनमें से रेटेड टेस्टिस आना चाहिए, डी सबसे पहले आएगा। रेटेड टेस्टिस के बाद भाषा फ्रेंसिया, तो डी के बाद सी आना चाहिए। भाषा फ्रेंसिया के बाद एपिडर्मिस, तो डी सी के बाद ए आना चाहिए। तो आई थिंक सेकंड एपिडर्मिस के बाद आना चाहिए वास्ट डिफरेंस। बिल्कुल ठीक है, सेकंड विल बी द आंसर। हाउ मेनी वाई क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द सेकंड पोलर बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। कितने वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे इन द सेकंड पोलर बॉडी। पोलर बॉडी तो यार oogenesis में बनता है, उनमें कहां से वाई क्रोमोसोम, एक भी नहीं, जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन वीमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या बात है, रिलैक्सिन भी रिलीज होगा केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे। ऑक्सीटोसिन तो ऐसे भी होता है। एचसीजी रिलीज होगा, एचपीएल होगा, 1 2 3, केवल 3, एसीडी। क्या बात है, एसीडी। चलो भैया, अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का अरेंज करना है भैया, आ जाओ। तो सबसे पहले एल्वियोलाई, तो सी सबसे पहले है ना। एल्वियोलाई के बाद मेमोरी टिब्यूल्स, तो सी के बाद ई है ना। उसके बाद मेमोरी टिब्यूल्स मिलेंगे आपके मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट के बाद मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला के बाद लैक्टिफरस डक्ट। तो आई थिंक थर्ड इज द आंसर। हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। 400 स्पर्मेटोजोआ के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, तो 200 मिलियन चाहिए। आई मीन 400 मिलियन के लिए 200 मिलियन चाहिए होंगे। क्लियर है सभी लोगों को? आगे बढ़ें। बहुत इजी सवाल थे यार, मतलब यहाँ तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5 मिनट और, 5-6 सवाल और होंगे। एसर्सन रीजन है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरोक्सिन इज इंक्रीज इन द मैटरनल ब्लड। हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे सारे हार्मोन बढ़े होते हैं। प्रेगनेंसी इज करेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर। दोनों सही है, और मेटाबॉलिक चेंजेज हुए हैं इसलिए बढ़ा भी है। तो कह सकते हो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। कौन सी स्टेटमेंट सही है? इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, सही पूछ रहा है ना, आर करेक्ट। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो सही है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। मेनोपॉज नहीं, मिनार्क बोलते हैं, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। ट्रू। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मिनार्क एंड मेनोपॉज। बिल्कुल ठीक बात है यार, ये तो ए सी एंड डी आंसर सही है आपके, बाकी बी वाला गलत था केवल एक। चलो भैया, ये दिख रहा है कि नहीं, पहले दिख रहा है ना? हाँ, नहीं दिख रहा तो यू कैन जूम ऑल्सो। ठीक है, अपने मोबाइल पे या टैब पे या लैपटॉप पे जिस पे देख रहे हो ऐसे है ना, जूम करोगे लैपटॉप पे तो कीबोर्ड से होगा, है ना, आप जूम करके देख सकते हो भैया। ठीक है, तो कराऊं मैं, है ना? 4 सवाल हैं, जल्दी से कर लो। ठीक है, एकदम साइड हूँ, देखो एकदम, आप जूम करो प्रॉपर अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं कराता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। आइए, क्या है सवाल है? सर्सन रीजन है। सर्सन, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। बिल्कुल ठीक बात है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स दैट कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये भी ठीक बात है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि डेवलपमेंट प्लेसेंटा और बनेगा, तो रीजन में वैसा कुछ लिखना चाहिए था, तो इन्होंने अलग कहानी लिख रखा है कि कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दोनों बातें सही हैं, बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ना, समझ रहे हो? एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो अच्छा, पहला ही है नॉट, तो नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार। चलो, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। Statement 1, vas deferens receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Statement 2, the cavity of the cervix is called cervical canal which along with vagina forms birth। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। Both statement are true। हाँ, 4th ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, arrange the sequence of different hormones
फॉर देयर रोल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। क्या बात है। गोनाडोट्रोपिन LH स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, ये तो काफी बाद में। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ठीक है। एंड्रोजन स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, गोनाडोट्रोपिन एफएसएस, गोनाडोट्रोपिन फॉर्म एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो भैया, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से आएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बी आएगा, ये एक्ट करेगा FSH और LH पे। जैसे ही एक्ट करेगा, है ना, तो बी के बाद ई आना चाहिए, गोनाडोट्रोपिन, है ना। जैसे ही एक्ट करेगा तो गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे, यानी FSH और LH आएंगे कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से आएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। बी के बाद ई होना चाहिए, है ना। और फिर मैंने शायद वहाँ पे पोस्टीरियर बोल दिया था ना, कहाँ पे पोस्टीरियर बोला था मैंने, ठीक है, कहीं पे तो बोला था, खैर छोड़ो, कहीं पे बोला था। पोस्टीरियर नहीं होगा भैया, इंटीरियर ही होगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, हाँ। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज हो जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग बी के बाद ई होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, बी के बाद ई, उसके बाद ए गोनाडोट्रोपिन LH आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी है ना, एंड्रोजन स्टिमुलेट करेगा, हाँ। उसके बाद डी, हाँ, तो प्रॉपर ठीक है, सीक्वेंस यही होगा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग oogenesis, ठीक है। स्टेटमेंट 1 ध्यान से देखेंगे, स्टेटमेंट 1 क्या है। The primary follicles get surrounded by the more layers of granulosa cells, a theca and so fluid filled cavity antrum। प्राइमरी फॉलिकल में ये सब कहाँ होता है, गलत स्टेटमेंट है पहला वाला तो। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भैया, सभी लोगों को क्लियर है। तो हम लोग, है ना, आगे बढ़ेंगे ठीक है, क्लियर होना ही चाहिए, है ना, किसी को कोई दिक्कत वगैरह नहीं ही होगा। नहीं है तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है बेसिकली। वो भी देख ही लेते हैं, कहाँ बोला था, देख ही लेते हैं भैया, ठीक है। क्योंकि अगर गलत बोल दिया है तो सुधार कर देते हैं ना, कहाँ गया, है ना। लेट मी चेक, कहाँ बोला था, हाँ यहाँ बोला था। देखो क्या है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही होना चाहिए और oogenesis के लिए गलत होना चाहिए। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, ये दोनों के लिए सही है तो ये आंसर नहीं होगा। दोनों के लिए सही है, दोनों में हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये केवल स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है, स्पर्मेटिड का स्पर्म में बनना, ठीक है। यानी मियोसिस के बाद, कंप्लीट मियोसिस के बाद आपका डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है केवल स्पर्मेटोजेनेसिस में। यानी ये एक ऑप्शन केवल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, oogenesis के लिए गलत है, तो ये एक ऑप्शन मिल गया। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस कंटिन्यूअसली अकर करता रहता है, कतई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फीमेल में तो oogenesis में तो रुकता भी है ना भैया, है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हुआ, है ना, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया था, रुक गया था, फिर प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, फिर समझ रहे हो, है ना, तो रुकते रहता है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बात सही है, oogenesis के लिए गलत है, तो बी एंड सी ऑप्शन चूज कर लिया। इट इज कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, ये बिल्कुल ठीक बात है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रेट होते हैं। लेकिन ये बातें दोनों के लिए सही हो गई है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी सही है और oogenesis के लिए भी सही है। हमें केवल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही खोजना था, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। ये देख लेते हैं, इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, दोनों प्यूबर्टी पे इनिशिएटेड, दोनों, है ना, दोनों के लिए बातें। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, अच्छा, केवल स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट होता है प्यूबर्टी पे, oogonia तो आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही इनिशिएट हो जाता है, ठीक है। तो बी, सी और ई आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है और oogenesis के लिए गलत है, तो बी, सी एंड ई ओनली आपके ऑप्शन हो जाएंगे इसमें। अब क्लैरिटी मिल गई होगी, इसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है। वैसा स्टेटमेंट खोजना था जो कि केवल और केवल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, oogenesis के लिए गलत है,
ठीक है, तो वो बी, सी और ई ही होंगे, क्योंकि oogenesis आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे ही शुरू हो जाता है, प्यूबर्टी पे नहीं। ठीक है, तो ये बात केवल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है। ठीक है, बाकी ये और ये दोनों के लिए सही थी, तो इसको कट कर दिया, तो बी, सी एंड ई ओनली, है ना। अब मुझे लगता है कि कोई क्लैरिटी है ना, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्लैरिटी मिल ही गई होगी। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी समाप्त होता है। ठीक है ना। किसी को कोई डाउट रह गया हो तो अभी भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है। ठीक है, अगला लेक्चर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे होगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बहुत जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो सी यू सून, बाय बाय।